हेलो फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स पेपर 4B के सेकंड पार्ट यानी कि यूनिट 2 के क्वेश्चंस आज हम इस सेशन में करेंगे। MDU बीएड सेकेंड ईयर के ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स दोनों में ही ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। ये MDU ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि दोनों में ही ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए आपको हर एक पेपर को बहुत ही डीपली पढ़ना होगा और आपकी इसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व आउट कर दिया है यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट जो पेपर 4B है उसका फर्स्ट यूनिट का जो सेशन हम तैयार कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में। आज हम सेकेंड यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको यहाँ पर करेंगे। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन बनता है एजुकेशन क्या है, यानी कि एजुकेशन इज़ व्हाट। तो यहाँ पर बताया गया एजुकेशन इज़ व्हाट यू आर रादर देन व्हाट यू नो। मीन्स एजुकेशन क्या है, जो आपके व्यवहार में जो दिखाई देता है वो एजुकेशन है, यानी कि एजुकेशन वो है जो आप हो, ना कि वो जो आप जानते हो, क्योंकि जानने में और होने में काफ़ी अंतर होता है। तो एजुकेशन की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर है, एजुकेशन इज़ व्हाट यू आर, कि एजुकेशन वो है जो आप हैं, रादर देन व्हाट यू नो, इसके बजाय जो आप जानते हो। एजुकेशन जो वर्ड है यहाँ पर 3 डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, एजुकेयर, एजुकियर, एजुकेटम। एजुकेयर वर्ड का मीनिंग होता है लालन पालन करना, यानी कि पोषण करना। एजुकेयर मीन्स प्रेरणा और एजुकेटम शिक्षण या प्रशिक्षण से यहाँ पर मीनिंग लिया गया है। इन तीनों वर्ड्स के जो मीनिंग है वो इनके आंतरिक मीनिंग भी निकालते हैं यहाँ पे। एजुकेयर और एजुकेटम ये दोनों वर्ड जो हैं वो किसी भी चाइल्ड के आउटर डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि बहिर्मुखी विकास से संबंधित है, जबकि एजुकेयर जो है आंतरिक विकास से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो पेस्टोलॉजी ने दी है, शिक्षा मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक सुसामंजस्य और प्रगतिशील विकास है। यहाँ पे शिक्षा के बारे में बताया है कि शिक्षा क्या है, मनुष्य की आंतरिक शक्तियों। अब देखो आंतरिक शक्ति एक एक वर्ड यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, उन्होंने बताया कि आंतरिक शक्तियों के बारे में। आंतरिक शक्तियाँ क्या होती हैं, हर एक बच्चे के अंदर कुछ इनर पावर होती है, इनेट पावर होती है। वो पावर क्या है उसको जानना। उनका फिर प्राकृतिक मतलब स्टेज बाय स्टेज, यानी कि जब बच्चे का डेवलपमेंट होती है, शिशु जब जन्म लेता है उसके बाद बाल्यावस्था स्टेज में पहुँचता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था और फिर वो वयस्क हो जाता है। तो इस तरह की जो स्टेज होती हैं वो उसका प्राकृतिक विकास है, यानी कि आंतरिक शक्तियों का विकास प्राकृतिक रूप से करना। सुसामंजस्यपूर्ण, सुसामंजस्य का अर्थ है एक तालमेल बनाकर, जिससे बच्चे का मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक जो विकास होता है उसमें एक तालमेल बनना चाहिए, उसको सामंजस्य होना चाहिए। और प्रगतिशील विकास, प्रगतिशील विकास का अर्थ यहाँ पर है उसके अंदर जितनी भी पावर है उनको आगे वृद्धि करना, उनमें प्रगति करना। तो ये तो है यहाँ पर प्रगतिशील विकास, जो कि पेस्टोलॉजी ने बताया है कि बच्चे के अंदर तार्किक शक्तियाँ होती हैं, जो भी आंतरिक शक्तियाँ हैं, जिस तर्क की शक्ति है, उसकी प्रवृत्ति है या उसका आध्यात्मिक स्तर है, उसको ऊपर उठाना प्रगतिशील विकास से संबंधित है। तो पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का प्राकृतिक सुसामंजस्य और प्रगतिशील विकास है। आगे चलते हैं, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर मुख्य रूप से 3 हैं, फिर इन्हीं के ही सब पार्ट बन जाते हैं आगे। तो सबसे पहले है संरचनात्मक कारक, यानी कि स्ट्रक्चरल फैक्टर। अब स्ट्रक्चरल फैक्टर के अंदर संरचना से संबंधित जो कारक यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से बताए गए हैं, तो उनमें मुख्य रूप से 6 कारक हैं। सबसे पहले है मानवीय कारक, दार्शनिक कारक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक और पारिस्थितिक कारक। अब ये इनके भी आगे एक्सप्लेनेशन है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बता देती हूँ। मानवीय कारक यानी कि मानव के जन्म से संबंधित है, दार्शनिक उसके विचारों से संबंधित है, ऐतिहासिक उसके इतिहास से, भौगोलिक यानी कि जिस समाज में वह रहता है, सामाजिक कारक समाज से संबंधित लोगों के संस्थाओं से संबंधित जो प्रभाव से ऊपर पड़ता है, पारिस्थितिक कारक
ये देखो पारिस्थितिक तंत्र होता है एक, जिसमें कोई भी व्यक्ति रहता है, उसके आसपास रहने वाले जीव जंतु हैं, जल थल और वायु में रहने वाले जीव जंतु, सबको मिला के पारिस्थितिक कारक है, उसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है कार्यपरक यानी कि फंक्शनल फैक्टर्स। फंक्शनल फैक्टर्स में यहाँ पर मुख्य रूप से 3 कारक यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है वैज्ञानिक कारक, यानी कि मनोविज्ञान, तकनीकी और शिक्षा शास्त्र से संबंधित होता है। उसके बाद दूसरा है भाषाई कारक और तीसरा है सांस्कृतिक कारक। यानी कि कार्यपरक यानी कि जो फंक्शनल कारक होते हैं, जो एक्टिव रहते हैं, जैसे वैज्ञानिक कारक है तर्क इंसान के, और भाषाई कारक वो किस समाज में रहता है, किस प्रकार की भाषा बोलता है, किस प्रकार की संस्कृति में रहता है, तो ये कार्यपरक कारक में आ जाएंगे। फिर है मिश्रित कारक, यानी कि दोनों को, संरचनात्मक कारक और कार्यपरक जो कारक होते हैं उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो मिश्रित कारक बनते हैं। तो इसमें भी 6 यहाँ पे बताए गए हैं। सामाजिक कारक जो कि आपने संरचनात्मक कारक में पढ़ा था, सांस्कृतिक ये आपने कार्यपरक कारक में पढ़ा था, ऐतिहासिक, भौगोलिक, मानवीय और पारिस्थितिक ये भी आपने संरचनात्मक कारक में पढ़ा था। तो इस तरह से टोटल मिला के ये मिश्रित कारक बन जाते हैं। उसके बाद है पेडागोजी। पेडागोजी वास्तव में कुछ नहीं है, ये एक शिक्षण, अनुदेशक और प्रशिक्षण है, यानी कि बच्चे को किस तरह से हम पढ़ाते हैं ये हम सीखते हैं। पेडागोजी बीएड में हम सीखते हैं, तो पेडागोजी क्या है, एक तरह से शिक्षण कला है। उसके बाद नेक्स्ट है मानवीय व्यवस्था के सिद्धांत, यानी कि जो मानवीय व्यवस्था है उसके सिद्धांत क्या क्या हैं। अब मानवीय व्यवस्था है क्या? मानवीय व्यवस्था क्या है? एक शिक्षा एक सामाजिक और मानवीय प्रक्रिया है और जो मानवीय विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगी मानवीय व्यवस्था। अब ये यहाँ पे जो मानवीय व्यवस्थाएं हैं वो 3 व्यवस्थाएं दी गई हैं। सबसे पहले है क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जिसको हम परंपरागत मानवीय व्यवस्था सिद्धांत कह सकते हैं। और ये जो व्यवस्था सिद्धांत होती है टास्क बेस होती है, टास्क मतलब कार्य केंद्रित, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो मानवीय व्यवस्था है वो है ह्यूमन रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन, मानवीय संबंध व्यवस्था सिद्धांत, यानी कि जो मानवीय के जो संबंध है, पहला तो था पारंपरिक जो परंपरागत जो मानवीय व्यवस्था है उससे संबंधित थी, जो कार्य के ऊपर टास्क बेस्ड थी, और दूसरी है रिलेशनशिप बेस्ड, तीसरी है मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है कि जो आधुनिक मानवीय व्यवस्था है जो दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, टास्क बेस्ड भी होती है और रिलेशनशिप बेस्ड भी होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए कि क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पहले क्या होता था, राजतंत्र होता था, यानी कि एक राजा होता था, बाकी सभी जो प्रजा थी वो राजा के अनुसार काम करती थी। तो उसको हम कह सकते हैं कि ऑथोरिटेरियन था, यानी कि एक राजतंत्र था, एक तंत्र था जिसके ऊपर वही जो है सभी पर अपना अधिकार जमाते थे, उन्हीं के लागू नियम ही उनको फॉलो करने पड़ते थे। दूसरा है ह्यूमन रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स आप समझते होंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रजातंत्र, यानी कि लोगों का इस सेशन रहता है। और मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, राजतंत्र भी इसमें और डेमोक्रेसी, दोनों का ही इसमें पालन किया जाता है। इसको हस्तक्षेप शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। उसके बाद है यूटोपिया नामक पुस्तक है, जिसके राइटर कौन थे, यानी कि लेखक कौन है, तो प्लेटो जो थे, जो एक जिन्होंने समाजवाद से सिद्धांत जो दिए थे, उन्होंने ही यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखन किया था। आगे चलते हैं। आगे फिर हमारे इस सेशन में है ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन। तो ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन जिसमें हम घर बैठे ही यूनिवर्सिटी या फिर उससे अपनी जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये इंग्लैंड और फ्रांस में हुआ था। इंडिया में सबसे पहले जो ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई थी वो 1985 में खोली गई थी, जिसका नाम था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि इग्नू, जिससे आप सभी परिचित हैं। इग्नू जो है वो भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है और सबसे पहले ये 1985 में इंडिया में खोली गई थी, यही पहली ओपन यूनिवर्सिटी भी थी। उसके बाद दर्शन शास्त्र और शिक्षा में क्या संबंध है? दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है, यानी कि दर्शन जो शास्त्र थे, पिछले सेशन में हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा था, जो कि दर्शन शास्त्र के ऊपर ही उन्होंने अपनी शिक्षा बेस्ड थ्योरी दी थी। तो दर्शन क्या है, विचारात्मक पक्ष है, यानी कि हमारे विचारों से संबंधित है, जबकि शिक्षा क्या है, एक्टिविटी बेस्ड है, यानी क्रियात्मक पक्ष है।
उसके बाद शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा। देखो शैक्षिक समाजशास्त्र के बारे में हम थोड़ा सा पिछले जो वीडियो है उसमें हम कर चुके हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र क्या होता है, शैक्षिक समाजशास्त्री क्या होता है, ये सभी हम कर चुके हैं। लेकिन उसका शिक्षा से क्या संबंध है, ये इस यूनिट में दिया हुआ है। तो समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूप का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या है, मानवीय अंतर संबंध, यानी कि मनुष्य एक दूसरे के साथ किस तरह के संबंध रखता है उसके स्वरूप का वैज्ञानिक अध्ययन करता है शैक्षिक समाजशास्त्र। फिर उसके बाद है मनोविज्ञान एवं शिक्षा के उद्देश्य, कि मनोविज्ञान क्या है, उसकी शिक्षा के क्या उद्देश्य। अब यहाँ देखिए, मनोविज्ञान और शिक्षा के उद्देश्य को मैंने एक ही सेंटेंस में बहुत ही अच्छे से इंक्लूड करके एक शॉर्ट फॉर्म देकर मैंने यहाँ पर किया है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है कि मनोविज्ञान और शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो किस तरह से पूरे करते हैं। अध्यापक उचित दृष्टिकोण, परिस्थितियों, विषय वस्तु व उपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग करते हुए बालक का सर्वांगीण विकास करता है। यहाँ पर एक एक शब्द जो है वो आपको एक एक पॉइंट बना कर देगा। सबसे पहले है अध्यापक, यानी कि शिक्षण कार्य जो है वो अध्यापक करता है और अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा शब्द है उचित दृष्टिकोण, यानी कि अध्यापक को किस तरह से बालक का विकास करना है उचित दृष्टिकोण रखते हुए, यानी कि टीचर को कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, उसे हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना है कि वो बच्चे का डेवलपमेंट करेगा, उसमें सुधार करेगा, हमेशा पॉजिटिव रहना है। उसके बाद परिस्थितियाँ भी उचित होनी चाहिए, यानी कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे के लिए जो परिस्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं वो सभी पॉजिटिव हों, उसका बच्चे पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। उसके बाद विषय वस्तु यानी कि पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के अनुकूल हो, ना कि ऐसा कि जो बच्चे की जो वैज्ञानिक संज्ञानात्मक स्तर है उससे बड़ा हो या फिर उससे कम हो। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। फिर अध्यापक को क्या चाहिए कि हर एक विषय को पढ़ाने का अपना अलग तरीका होता है, अलग शिक्षण विधि होती है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही शिक्षण विधि से सभी विषयों को पढ़ा सकें या सभी टॉपिक्स को पढ़ा सकें। तो अध्यापक को चयन करना है कि उपयुक्त शिक्षण विधि हो उस विषय को पढ़ाने के लिए, उनका प्रयोग करते हुए बालक का उन्हें सर्वांगीण विकास करना है। तो आपको यहाँ पे समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान और शिक्षा के उद्देश्य क्या है, कि अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, उचित दृष्टिकोण का पता होना चाहिए, उचित परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए और अनुकूल विषय वस्तु होनी चाहिए और विषय के अनुसार ही उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और बालक का सर्वांगीण विकास करना, ये भी मनोविज्ञान और शिक्षा दोनों के ही उद्देश्य हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। तो आगे हम चलते हैं, फिर हमारा टॉपिक आता है स्कूल प्रबंधन प्रक्रिया, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसके लिए यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला है प्लानिंग, कि जब हम स्कूल का प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो आप सभी बीएड स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में है, आगे भावी अध्यापक बनने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्कूल प्रबंधन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो प्लानिंग, हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरह से हमें स्कूल का प्रबंधन करना है। ऑर्गेनाइजेशन, देखो स्कूल एक कोई व्यक्ति नहीं चला सकता, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलाया जाता है, यानी कि एक पूरी टीम होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टाफ चाहिए। अब स्टाफ फ्री में तो काम नहीं करेगा, उसके लिए कुछ बजट चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास बजट होना चाहिए। तो सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए स्टाफ चाहिए, तो स्टाफ फ्री में काम नहीं करेगा, स्टाफ जो भी काम करेगा उसके लिए पैसा चाहिए, तो हमारे पास बजट होना चाहिए। फिर जो स्टाफ काम करेगा उसका हमें रिकॉर्ड भी तैयार करना है और रिपोर्ट बनानी है। फिर उसके बाद हमें डायरेक्शन देनी है कि किस विषय पे काम करेगा स्टाफ, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब ये देखो, कोई टीचर क्या करना है, दूसरा टीचर कुछ और कर रहा है, तो ऐसे तो स्कूल नहीं चलेगा, तो कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए उन सबके अंदर। फिर उन कोऑर्डिनेशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि दिशाहीन प्रोसेस नहीं है, वहाँ पे दिशा देने के लिए कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग प्रोसेस होनी चाहिए। और फिर वह लास्ट में जो हमारा पॉइंट आता है वो है इवैल्यूएशन। तो देखो बिल्कुल आसान है स्कूल प्रबंधन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ के लिए बजट, और बजट तैयार जो हो रहा है उसके जो काम हो रहा है तो उसका रिपोर्ट होना चाहिए, रिपोर्ट बननी चाहिए। फिर डायरेक्शन देनी चाहिए उसको,
और डायरेक्शन देने के लिए कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना है तो कंट्रोलिंग, और फिर एवेल्यूशन। ओके, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, इसको 10-15 पेजेस में याद करो या फिर एक छोटी सी स्लाइड से आप काम चला सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्कूल। आप सभी स्कूल करके आए। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल किया होगा 1 to 5 यानी कि 1st to 5th क्लास तक। फिर प्राइमरी हाई स्कूल यानी कि प्राथमिक उच्च विद्यालय 6 to 8th क्लास तक। सेकेंडरी स्कूल जो होता है 6 to 10। तो 6 to 10 ये जो स्कूल होते हैं ये को एजुकेशन स्कूल भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं, जैसे गर्ल्स स्कूल हैं, बॉयज़ स्कूल हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोस्टली को एजुकेशन स्कूल होते हैं 6 to 12। फिर उसके बाद ये तो थी अकॉर्डिंग क्लासेस, ये स्कूल के टाइप्स यहाँ पे अकॉर्डिंग क्लासेस। उसके बाद है गवर्नमेंट के अंडर आने वाले और प्राइवेट और एडिड स्कूल। जो गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट करती है जिन स्कूलों को, वो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। प्राइवेट स्कूल की अपनी अलग संस्था होती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल एडिड भी होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट भी उनको मान्यता देती है, तो वो एडिड स्कूल में आ जाएंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। फिर है सेंट्रल स्कूल। तो ये तो थे स्टेट के अकॉर्डिंग स्कूल। अब है सेंट्रल स्कूल। सेंट्रल स्कूल हमारे ऐसे होते हैं जो पूरे सेंट्रल लेवल पे होते हैं, जिनके अंदर सिलेबस जो होता है वो इक्वल होता है। देखो मोस्टली क्या होता था, जो कि सैनिक स्कूल होते हैं या फिर जो सैनिकों के बच्चे होते हैं, आर्मी के बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या होता है, पोस्टिंग अलग अलग जगह पे होती रहती है। तो बच्चों की एजुकेशन प्रभावित ना हो इसके लिए ही सेंट्रल स्कूल बनाए गए थे। तो सेंट्रल स्कूल यहाँ पे दो प्रकार के हैं। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय जो कि 1st to 12th होता है, और नवोदय विद्यालय जो 6th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को एजुकेशन देता है। दोनों ही जो स्कूल हैं सेंट्रल लेवल पे है। इन दोनों का जो सिलेबस होता है वो स्टेट बाय स्टेट चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। फिर है कुछ शिक्षा आयोग आए हैं, आपकी बुक में दे रखे हैं, जिन्होंने अपने अपने कुछ व्यवसायिक कुशलता के विषय में कुछ कहा था। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। पहले है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं। 1953 में जो ये आयोग आया था, इन्होंने व्यवसायिक कुशलता और शिल्प शिक्षा पर जोर दिया था। उसके बाद कोठारी शिक्षा आयोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोठारी शिक्षा आयोग बहुत बार पूछा जाता है, हर एक टॉपिक में पूछा जाता है। तो कोठारी शिक्षा आयोग क्या है, 1964 to 66, 64-66 सन भी आ सकता है इसका, कब आया था कोठारी शिक्षा आयोग, कब आया था ये पूछा जा सकता है। उसने क्या कहा था, कार्य अनुभव के बारे में बताया था, वर्क एक्सपीरियंस। फिर है ईश्वर भाई पटेल कमेटी, 1978 में। ये पटेल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, पूरा नाम यहाँ पे ईश्वर भाई पटेल कमेटी है। कब आई थी, 1978 में। और इसने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स SUPW, स्कूल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि जो विद्यालय में यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क जो है उसके ऊपर उसने बताया था। NCF 2005 में इसको लागू भी किया गया था। दोबारा से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आई थी। SUPW सबसे पहले SUPW का जो कंसेप्ट है वो ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने दिया था 1978 में। तो ये क्वेश्चंस भी आपके देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बनाना और याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दिया है। आप इस वीडियो से इस पेपर को कवर कर सकते हैं, इजीली पास आउट हो सकते हैं आप, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप अपनी बुक से ज़रूर पढ़ें। ये तो एक हेल्पिंग हैंड है, लेकिन प्लीज़ आप कोशिश ज़रूर करें हमारी वीडियो को पूरा देखने का। फिर है विद्यालय की आवश्यकता, क्यों होती है हमें विद्यालय की आवश्यकता। देखो आज के दौर में जो अब ये कोरोना टाइम चल रहा है तो स्कूल बंद है, लेकिन अब तो स्कूल खुलने वाले हैं। 9 to 12 स्कूल खोलने जा रही है सरकार, लेकिन फिर भी स्कूल की आवश्यकता आज हमारी सभी पेरेंट्स को हो रही होगी कि स्कूल क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले स्कूल क्या है, लैटिन भाषा का शब्द स्कोला से निकला है, जिसका अर्थ होता है अवकाश या खाली समय। जो लैटिन यानी कि जो यूनानी और ग्रीक जो लोग थे वो अपने खाली समय को काटने के लिए व्यतीत करने के लिए एक जगह पे जाते थे, इसको उन्होंने स्कोला कहा और वहीं से वर्ड निकला है स्कूल। अब स्कूल किस लिए इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पे देखिए, ज्ञान को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए। यानी कि देखो एजुकेशन सभी लेते हैं, लेकिन एजुकेशन को एक व्यवस्था कौन प्रदान करता है, स्कूल प्रदान करता है। देखो हम सुबह स्कूल जाते हैं, टाइमिंग होता है,
वहाँ जाके प्रेयर करते हैं या जो भी आपका शेड्यूल होता है वो एक टाइमिंग बन जाती है जिससे बच्चे के रूटीन में आ जाता है, बच्चा अच्छे से रूटीन फॉलो करना शुरू कर देता है। फिर है संस्कृति की सुरक्षा एवं विकास। स्कूल क्या है, स्कूल की संस्कृति जो होती है, हमारे समाज की संस्कृति है, उसकी सुरक्षा भी करता है, उसको आगे बनाए भी रखता है। बालक का सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास कैसे, जैसे बच्चे का शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, ये सभी जो विकास जो होते हैं स्कूल में अच्छे से होते हैं, क्योंकि वो जिस समूह में रहता है वो समूह उसी के एज के अकॉर्डिंग होते हैं और उनके साथ रहता है, उनसे बहुत कुछ सीखता है और बच्चे अध्यापक जो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं, तो ये सर्वांगीण विकास बच्चे का वहाँ पे स्कूल में हो जाता है। सामाजिक जीवन की तैयारी, बच्चों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है। राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति होती है स्कूल में, बच्चों को राजनीतिक लेवल से भी परिचित कराया जाता है, तो जिससे बच्चे का राजनीतिक विकास भी होता है। तो विद्यालय की आवश्यकता क्यों, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 1986 में एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 1986 में आया था ये। और ये मोस्टली क्यों चलाया गया था, क्योंकि वहाँ उस समय पे देखा गया कि स्कूल के अंदर जो टीचिंग सामग्री है, यानी कि जो टीचिंग एड्स हैं, वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। तो इस ऑपरेशन के थ्रू स्कूल्स को उसकी जो भौतिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना था। तो सबसे पहले जो है उन्होंने ये पॉइंट दिया कि स्कूल की में सभी शिक्षण सामग्री, उसकी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों, सीखने से संबंधित टीचिंग एड्स जितने भी हैं वो उपलब्ध कराए जाएँ बच्चों को। चॉक्स, डस्टर, ब्लैक बोर्ड्स हैं, ठीक है, इसके अलावा बुक्स हैं, टीचर के लिए बुक्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट बुक्स हैं, लाइब्रेरी बुक्स हैं, सभी उसके अंदर इंक्लूड की गई थी। फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि निवास स्थान के निकट शिक्षा की आवश्यकता, यानी कि ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन इसलिए चलाया गया था कि जो स्कूल से होते हैं वो काफ़ी दूर होते थे, आने जाने की प्रॉब्लम्स के कारण बहुत सारे बच्चे जो है एजुकेशन से वंचित रह जाते थे। तो उसके लिए ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन चलाया गया कि स्कूल उनके लगभग 5 या 6 किलोमीटर के अंदर ही स्कूल हो। दैनिक जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम की भी कमी देखी गई कि जो पाठ्यक्रम है वो कुछ और पढ़ाया जा रहा है और उनका जो दैनिक जीवन है उसमें कुछ और वो कर रहे हैं, तो ये कमी थी, उसको पूरा करने के लिए भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। फिर इसकी उपयोगिता क्या हुई, यानी कि इसको क्यों उपयोगी बनाया गया, तो ये शिक्षा का बहुमुखी भूमिका में, यानी कि बहुमुखी यानी कि चारों तरफ से मानव संसाधन विकास। देखो मानव क्या है, एक संसाधन है, जितने भी संसाधन है उनको यूजफुल कौन बनाता है, मानव बनाता है। अगर मानव का ही विकास नहीं होगा तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएंगी। तो राष्ट्रव्यापी प्रयास किया गया ताकि मानव संसाधन का विकास किया जाए, उसको और भी दृढ़ बनाया जाए, वो संभव हो सके। तो अब हम आगे चलते हैं। फिर है सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण। अध्यापक बनने से पहले हम क्या करते हैं, कोर्सेज करते हैं, जेबीटी होता है, जैसे डीएड कोर्स है, बीएड किया जाता है, एमएड किया जाता है, यानी कि जितने भी टीचिंग हम अध्यापक बनने वाले, टीचर बनने वाले, तो जो कोर्स होते हैं वो हमारे टीचिंग के दौरान उनका उपयोग कैसे हो, यानी कि जब वो कोई टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ साथ उसका डेवलपमेंट किया जाए, इसको हम कहते हैं सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण। तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे पहले सेमिनार लगाए जाते हैं बच्चों के बारे में बताने के लिए, किस तरह से बच्चों का डेवलपमेंट करें, किस तरह से शिक्षण करें, तो इसके बारे में सेमिनार लगाए जाते हैं समय समय पर और अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। कार्यशालाएँ लगाई जाती है, अभिनव कोर्स कराए जाते हैं कुछ समय के लिए, नई नई जो आजकल की शिक्षण विधियाँ आई उनके बारे में अध्यापकों को अवगत कराया जाता है। सम्मेलन, अध्ययन मंडल और विस्तार भाषण या पत्राचार कोर्स, यानी कि जो एक चिट्ठियों के द्वारा एक दूसरे को, हम एक दूसरे टीचर जो होते हैं दूर बैठे हैं या कहीं और हैं तो उनसे भी हम पत्राचार कर सकते हैं। व्यावसायिक रचनाएं एवं लेखन, जो शिक्षा से रिलेटेड कुछ लेख लिखे जाते हैं तो उन लेखों को भी अध्यापकों तक पहुंचाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण। तो आगे ये हमारे इस वीडियो में तो बस इतना ही था। तो पिछली वीडियो में हमने जो आपको कराया है उसके लिए क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट करके हमें देना है। क्वेश्चन है आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ऑप्शन है यहाँ पे रूसो, प्लेटो, जॉन ड्यूवी, महात्मा गांधी जी। तो आप सभी को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि इस क्वेश्चन का आंसर
प्लीज़ हमें कमेंट करके दें, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि आप हमारी वीडियो को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम आपके लिए आगे नई वीडियो जल्द से जल्द लेके आएँ। और आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू।